गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 43 ड्रग टॉक्सिसिटी का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने टेक्निक्स ऑफ एनिमल टॉक्सिकोलॉजी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने वेरियस टेक्निक्स को डिस्कस किया था, जिसमें जो भी नया मॉलिक्यूल है और जो अंडर इन्वेस्टिगेशन में जो भी ड्रग या कंपाउंड है उस पे हम कौन कौन सा एनिमल स्टडीज़ करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो कंपाउंड कितना टॉक्सिक है, कौन से ऑर्गन को वो अफेक्ट करता है एनिमल्स के, और फाइनली उसका हिस्टोलॉजिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं वो ऑर्गन्स का, जिससे हमें पता चलता है कि वो जो कंपाउंड है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जो ड्रग है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो कौन कौन से ऑर्गन्स में जाके अपना इफ़ेक्ट दिखा रहा है। तो ये पार्ट तो हुआ एनिमल स्टडीज़ और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ इन एनिमल का। आज जो पार्ट 2 है इसमें हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ टॉक्सिसिटी स्टडीज़ इन ह्यूमन और मैन। तो इससे पहले जो हमने टॉक्सिक इफ़ेक्ट देखे थे एनिमल्स पे, उसके बेसिस पे कोई कंपाउंड और जो भी कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जो भी ड्रग अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो टॉक्सिक है, ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो कौन सा टाइप का टॉक्सिसिटी एनिमल में प्रोड्यूस कर रहा है, कौन से ऑर्गन्स को हैम्पर कर रहा है, कितना लेवल पे हैम्पर कर रहा है, और जब वो एनिमल को टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो कर रहा है तब उसका डोज लेवल क्या है। अगर डोज लेवल बहुत ही कम है तो हम उसे फर्दर क्लिनिकल ट्रायल्स में आगे नहीं करेंगे, उसे हम वही डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि लो डोज लेवल पे अगर वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखा रहा है तो उसका जो है पोटेंसी बहुत ज़्यादा रहेगा और उसका डोज लेवल भी हमें बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा। और अगर वो गलती से मार्केट में चला गया और किसी ने एक्सीडेंटली उसे कंज्यूम कर लिया तो ड्यू टू लो सेफ्टी ऑफ मार्जिन वो 100% टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखाएगा, तो उसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स में से वैसे ही निकाल देंगे। बट ऐसा ड्रग जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम करने पे एनिमल के ऑर्गन्स पे या फिर एनिमल पे टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखा रहा है, ऐसे ड्रग को हम फर्दर क्लिनिकल ट्रायल्स पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा टाइप का टॉक्सिसिटी वो शो कर रहा है, मीन्स वो टॉक्सिसिटी दूसरे ड्रग से काउंटर कर सकते हैं या फिर वो टॉक्सिसिटी इतना भी कोई ज़्यादा नहीं है कि वो फर्दर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहे। ऐसे ड्रग्स को हम फर्दर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। These factors in turn must be correlated with the importance of the drug and its intended use। तो टॉक्सिसिटी जो है, टॉक्सिसिटी एनिमल्स पे वो ड्रग शो तो कर रहा है, बट वो टॉक्सिसिटी का टाइप कौन सा है, वो कौन से डोज लेवल पे वो टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, ये तो हम कंसिडर करेंगे। बट इसके अलावा वो ड्रग का इम्पोर्टेंस कितना है, मीन्स अभी हमने जस्ट कोरोना देखा है, कोरोना में हमें पता है कि ड्रग का कितना इम्पोर्टेंस होता है और इतना ज़्यादा पेशेंट होने के वजह से हमें कोई ना कोई लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए था। तो ऐसे कंडीशन में ऐसा अर्जेंसी देखते हुए कुछ ड्रग्स को सैंक्शन किया गया है, मीन्स उनका क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुआ है, अर्जेंसी देखते हुए उन्हें यूज़ किया गया हुआ है। उसमें एक रेमडेसिविर भी था जिसके फर्दर साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे। तो ये भी हमें कंसिडर करना है कि वो ड्रग कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, उसका नीड कितना है सोसाइटी को, ये भी कंसिडर करते हुए वो ड्रग को फर्दर क्लिनिकल ट्रायल्स में फॉरवर्ड किया जाता है और उसका कौन सा पर्पस है, कौन सा यूज़ है, उसको भी कंसीडर करते हुए, ये फैक्टर को कंसीडर करते हुए उन्हें टॉक्सिसिटी स्टडीज़ और क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन ह्यूमंस पे फॉरवर्ड किया जाता है। इन कंसिडर्स
consideration of clinical studies to investigate the toxicity of new medical chemical, it is first necessary to discuss the kind of disturbances which might be produced by drug in human being। तो जब भी कोई भी नया ड्रग जो है, जो कि हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं फॉर क्लिनिकल स्टडीज़, तो पहला ये नेसेसरी है कि कौन से टाइप का ये ड्रग डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने वाला है ह्यूमंस पे, जिस पे हम ये क्लिनिकल स्टडीज़ और ट्रायल करने वाले हैं। तो ये भी कंसिडर करना पड़ता है वाइल डूइंग टॉक्सिसिटी स्टडीज़ इन ह्यूमन। The clinical evaluation of a new drug can be divided roughly into 3 phases: the pilot study or clinical pharmacology, controlled evaluation and broad clinical trial। तो जो clinical evaluation होता है न्यू ड्रग का, उसको 3 phases में डिवाइड किया हुआ है। पहला है द पायलट स्टडी और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, दूसरा है कंट्रोल्ड इवैल्यूएशन और तीसरा जो है ब्रॉड क्लिनिकल ट्रायल। तो ये तीनों फेसेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी फेज। तो ये किससे रिलेटेड है वो देख लेते हैं। इट इज रिलेटेड टू डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एंडोक्राइन इफेक्ट, एग्जैगरेटेड इफेक्ट एट रिकमेंडेड डोज। तो ये जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी फेस है, ये जो स्टडी है, ये जो नया मॉलिक्यूल है उसके डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एंडोक्राइन इफेक्ट से रिलेटेड है। मीन्स वो ड्रग कौन कौन सा डिजायर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कौन सा बायोकेमिकल डिजायर्ड बायोकेमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उस पर कौन सा डिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा उसका जो एक्सैगरेटेड इफेक्ट जो है, जो भी हमने डोज उसका कंसिडर किया है, उसके डोज लेवल पे वो कौन सा एक्सैगरेटेड और मोर देन एक्सपेक्टेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको भी ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी फेस में ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा ये जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी फेस है, ये रिलेटेड टू है डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल, एंडोक्राइन इफेक्ट, ड्रग एक्टिंग ऑन रॉन्ग टारगेट ऑर्गन। तो जो नया ड्रग है उसका जो टारगेट साइट है, उसके अलावा जो दूसरा टारगेट साइट है उस पे वो ड्रग एक्ट होगा, बट वो एडवर्स इफेक्ट नहीं शो करेगा, वो डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। तो उसका भी जो डाटा है ये फेस में ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी फेस। इसके बाद जो अनडिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एंडोक्राइन इफेक्ट है, इसका भी स्टडी जो है ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल फेस में किया जाता है, जो भी हम नया ड्रग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद टिश्यू इरिटेशन, टॉपिकल और पैरेंट्रल एजेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है कि भाई जहाँ पे भी ये ड्रग दिया जा रहा है और अप्लाई किया जा रहा है, इसके अलावा पैरेंट्रल एजेंट्स जो होते हैं, जहाँ पे भी इंजेक्शन साइट होता है, वहाँ पे जो स्किन कांटेक्ट होता है, वहाँ पे ये ड्रग इरिटेशन तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या फिर वहाँ के स्किन को ये डैमेज तो नहीं कर रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद। तो इसका भी जो है ऑब्जर्वेशन ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी फेस में किया जाता है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल्ड इवैल्यूएशन फेज। तो कंट्रोल इवैल्यूएशन फेज ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टू डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एंडोक्राइन इफेक्ट रिक्वायरिंग प्री एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी नॉट ड्रग रिलेटेड। तो कंट्रोल्ड इवैल्यूएशन फेज में जो है डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एंडोक्राइन इफेक्ट ये देखते हैं, बट इसमें जो है प्री एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी पता होनी चाहिए, बट वो ड्रग रिलेटेड नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा कंट्रोल इवैल्यूएशन फेज जो है ये रिलेटेड है टू डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एंडोक्राइन इफेक्ट रिक्वायरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एट्रोजेनिक एंड अदर एक्सोजिनस फैक्टर। तो इसमें जो है ये जो कंट्रोल इवैल्यूएशन फेज है ये रिलेटेड है डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एंडोक्राइन इफेक्ट जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे एट्रोजेनिक और अदर एक्सोजिनस फैक्टर, जिसके वजह से जो ड्रग है ये अपना डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल, एंडोक्राइन इफेक्ट दिखाएगा। इसके बाद अनडिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल, एंडोक्राइन इफेक्ट जो है जिसको प्री एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी नॉट ड्रग रिलेटेड, ये जो चीज़ है ये भी कंट्रोल इवैल्यूएशन फेज में देखा जाता है। उसके बाद सेम अनडिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एंडोक्राइन इफेक्ट जो है जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे अदर एक्सोजिनस फैक्टर और एट्रोजेनिक फैक्टर में, जिससे वो ड्रग कौन सा अनडिजायरेबल इफेक्ट दिखाएगा, ये सब का डाटा कंट्रोल इवैल्यूएशन फेज में देखेंगे। इसके बाद फर्दर आता है रिलेटेड टू इंटरफेरेंस विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जो ड्रग है, जो अंडर स्टडी ड्रग है, वो कोई न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्पेंस को तो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, उसका भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा, ये फेस में ऑब्जर्वेशन होगा। इसके बाद ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म से इंटरफेरेंस तो नहीं कर रहा है हमारा जो नया ड्रग है, उसका भी यहाँ पे स्टडी होगा और ये कंट्रोल इवैल्यूएशन फेज में ऑब्जर्वेशन होगा। इसके बाद रिलेटेड टू टिश्यू स्टोरेज और प्रेसिपिटेशन ऑफ ड्रग और मेटाबोलाइट्स, ये भी स्टडी जो है ये कंट्रोल इवैल्यूएशन फेज में किया जाएगा। इसके बाद कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन को ये ड्रग दिया जाएगा तो फॉइटस पे और न्यूबॉर्न बेबी जो है उस पे कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट तो नहीं हो रहा, एबनॉर्मेलिटी तो डेवलप नहीं हो रही या फिर टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, इसका भी स्टडी जो है ये कंट्रोल इवैल्यूएशन फेज में किया जाता है। इसके बाद आएगा ब्रॉड क्लिनिकल ट्रायल फेज। ये रिलेटेड है सेंसिटाइजेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन से। तो ये ब्रॉड क्लिनिकल ट्रायल फेज में जो ड्रग है इसका सेंसिटिविटी एज वेल एज एलर्जिक रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया जाता है, उसका डाटा क्रिएट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली फर्दर इसको प्रोसीड किया जाता है। इसके बाद आता है रिलेटेड टू सेंसिटाइजेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन रिक्वायरिंग कंट्रीब्यूटिंग एक्सोजिनस फैक्टर। तो ये ड्रग और इसके अलावा जो एक्सोजिनस फैक्टर है इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन और सेंसिटिविटी रिएक्शन तो नहीं हो रही है, उसका भी डाटा जो है यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, उसे भी ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा रिलेटेड टू इडियोसिंक्रेसी एंड अदर अननोन मैकेनिज्म, तो ब्रॉड क्लिनिकल ट्रायल फेज में ये भी दिखा जाता है कि ये ड्रग कोई एडवर्स एलर्जिक रिएक्शन तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या फिर कोई अननोन मैकेनिज्म से कोई अदर टॉक्सिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो ये सब जो स्टडी है ये ब्रॉड क्लिनिकल ट्रायल फेज में देखा जाता है। तो सॉरी, इसमें जो है ये नंबरिंग गलत हो गया है, यहाँ पे 3 नंबर चाहिए था ब्रॉड क्लिनिकल ट्रायल फेज को। तो यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हो गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।